नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। आज जिस कुंडली से आपको विश्लेषण सिखाएंगे, सबसे पहले किसी भी कुंडली में जैसा कि पूर्व की भांति हम सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देखेंगे और ग्रहों की स्थिति देखेंगे। सम्मुख आपके है कर्क लगन की कुंडली है, इनका लगन कर्क है, लगन की डिग्री 19 है, डिग्री ठीक ठाक है। लगन में आश्लेषा नक्षत्र है और इस नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। कर्क लगन के लिए बुध मारक ग्रह भी होता है। दूसरा, इनका सूर्य देखेंगे तो कुंभ राशि में बैठा है, यानी शत्रु राशि में है। एक तरीके से शनि शुभ मित्र नहीं होता है। 18 डिग्री का है, यानी लगन की डिग्री के करीब में है। तो जो ग्रह लगन की डिग्री के करीब में होता है वह अपना ज्यादा अच्छा या बुरा फल दे पाता है। सूर्य इनका सदभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में होना सूर्य का ठीक नहीं है। राहु के नक्षत्र में होने से एक प्रकार से अंदर ही अंदर सूर्य को ग्रहण लगा होता है, सूर्य पीड़ित होता है। चंद्रमा इनका जो कि लगन का स्वामी है, तुला राशि में स्थित है और इसकी डिग्री 12 है, डिग्री वाइज ठीक ठाक है। स्वाति नक्षत्र में है और इस नक्षत्र का स्वामी राहु है। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस किया होगा, कुंडली किसी भी कुंडली में सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन का कारक, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जो कि दोनों कारक हैं, और चंद्रमा तो लगन का स्वामी भी है, ये दोनों ही राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो आंतरिक रूप से जो है, अप्रत्यक्ष रूप से इनके सूर्य और चंद्रमा को राहु का ग्रहण लगा हुआ है। राहु के नक्षत्र में होना सूर्य चंद्रमा का ठीक नहीं है। मंगल मीन राशि में बैठा हुआ है, डिग्री ठीक है, 11 डिग्री का है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और यह नक्षत्र होता है शनि का, यानी इनका कारक ग्रह चंद्रमा भी अच्छे नक्षत्र में नहीं है और मंगल इनका जो एक कारक ग्रह है वह भी अपने शत्रु के नक्षत्र में है। बुध जो है कुंभ राशि में बैठा हुआ है, 1 डिग्री का है। बुध डिग्री कली थोड़ा वीक है, क्योंकि इस लगन के लिए कारक नहीं होता है, इसलिए डिग्री वाइज वीक होना कोई बड़ा इशू नहीं है। धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र होता है। गुरु इस कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी मित्र के मंगल मित्र के घर में है, 16 डिग्री का है। अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है और इसका स्वामी कौन होता है? शनि होता है। गुरु शनि के नक्षत्र में ठीक होता है, गड़बड़ रिजल्ट नहीं देता है। शुक्र इनका उच्च का है, मीन राशि में होके बैठा हुआ है, 16 डिग्री का है और यह रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि बुध का नक्षत्र होता है। तो शुक्र मित्र के नक्षत्र में है। शनि इस कुंडली में सबसे प्रबल मारक होता है। कर्क लगन में तुला राशि में बैठा है, उच्च का होके बैठा है। स्वाति नक्षत्र में है, यानी अपने स्वयं के ही नक्षत्र राहु के नक्षत्र में होकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर राहु को देखेंगे, मिथुन राशि में राहु है और राहु 7 डिग्री का है, 7 अंश का है, अंश ठीक ठाक है। आद्रा नक्षत्र में है, जो कि इसका स्वयं का ही नक्षत्र है। केतु इस कुंडली में धनु राशि में बैठा है, 7 डिग्री का है, डिग्री वाइज ठीक है, मूल नक्षत्र में है और मूल नक्षत्र मतलब यह अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब इनकी लग्न कुंडली पे आ जाते हैं। अगर प्रथम भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो कर्क लगन है। लगन का स्वामी पीड़ित है, यहाँ पे लगन का स्वामी चंद्रमा है और ऐसा चंद्रमा देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे तो बहुत अच्छा योग बनता है। अगर ऐसा सिर्फ अपने मित्र ग्रहों के साथ हो, अकेला हो तो होता है। अब यहाँ पे मारक ग्रह शनि भी आकर के बैठ गया है। शनि 11 अंश का है, दिख रहा है आपको, और चंद्रमा 13 अंश का है, तो विष दोष भी तगड़े से लगा हुआ है। और यहाँ पे शनि की जो गति है वो चंद्रमा की तरफ है। शनि चूंकि वक्री है तो 11 डिग्री से 10 डिग्री 9 डिग्री यानी चंद्रमा
से थोड़ा सा पीछे जा रहा है और चंद्रमा आगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे चंद्रमा को कंफर्ट है, इसलिए उतनी मानसिक परेशानी तो नहीं देगा। लेकिन विष दोष प्रबल है इस कुंडली में। वैसे भी बहुत बार मैंने आपको बताया है, किसी भी कुंडली में, खासकर कर्क लगन की कुंडली में ही ऐसा होता है। अगर चतुर्थ भाव में शनि पड़ता है तो कंटक दोष लगाता है। ऐसे में भौतिक उन्नति काफी बाधित होती है। भगवान राम की कुंडली में भी शनि चतुर्थ भाव में उच्च का ही था। तो यहाँ पे शनि का उच्च का होना, चूंकि मार्केश प्रबल है, तो ये भौतिक सुख में काफी रुकावटें डालता है, भौतिक उन्नति रोकता है। व्यक्ति जल्दी अपनी भौतिक उन्नति, लग्जरी लाइफ, घर गाड़ी आदि के लिए स्ट्रगल करता है। और चंद्रमा के पीड़ित होने के नाते मन भी परेशान रहता है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, जो दूसरा कारक ग्रह है गुरु है, वह पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव का गुरु है, मंगल के घर का है। गुरु तो ठीक हो गया, गुरु और मंगल ने स्थान परिवर्तन भी किया हुआ है। गुरु मंगल के घर में है, मंगल गुरु के घर में, स्थान परिवर्तन राजयोग यहाँ पे बनता हुआ प्रतीत होता है। इस कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र उच्च का है, जो यह इंडिकेशन दे रहा है कि बेर सबेर इनको जीवन में सुख साधन सुविधाएं मिलेंगी, जो कि शनि के द्वारा अभी रोकी गई हैं। शनि चतुर्थ भाव में होगा, उच्च का होगा या नीच का होगा, तो बहुत देर से सुख साधन सुविधाएं आने देता है। इनको चंद्रमा को थोड़ा सा बलवान करने के लिए 10 से 12 कैरेट का मोती पहन लेना चाहिए। चंद्रमा थोड़ा लग्न मजबूत होगा तो ये जो राजयोग बना है मंगल गुरु का, इसका फल इनको अधिक मिल पाएगा। दूसरा, जो शुक्र उच्च का है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, ये भी इनको तब मदद कर पाएगा। इसी प्रकार से छठे भाव में केतु बैठा हुआ है, गुरु की राशि में बैठा हुआ है। गुरु की राशि में केतु है और 12वें भाव में राहु बुध के घर में बैठा हुआ है। क्योंकि ये दोनों ग्रह कर्क लगन के लिए बहुत अच्छे होते नहीं हैं, तो राहु यहाँ मिथुन राशि में बैठ करके थोड़ा सा इनको जो है जन्म स्थान से दूर ले जा सकता है। 12वें भाव में है, 12वां भाव मतलब जन्म स्थान से दूर ले जाना, जन्म स्थान से दूर सेटल करने का भी ये प्रयास करेगा। अब अगर हम धन भाव को देखें तो धन भाव का स्वामी सूर्य है, जो कि 8वें भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में अपने अनकंफर्टेबल राशि में है, अच्छी राशि में नहीं है, शनि की राशि में है, तो यह स्थिति भी ठीक नहीं है। तो चूंकि सूर्य धन भाव को, अपने घर को देख रहा है, तो जीवन में धन बनाता रहेगा, धन आता रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है नहीं अष्टम में, तो पैसा सेविंग में इनको दिक्कत आएगी। बुध इनका अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है, कभी कभी इनको स्किन की प्रॉब्लम देगा। और बुध इस कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव भी छोटी यात्राओं का होता है, द्वादश भाव का भी स्वामी है। अब अगर द्वादश भाव का स्वामी होकर बुध यहाँ पे अकेला होता तो विपरीत राजयोग बनता, लेकिन दूसरे भाव का स्वामी सूर्य भी आ गया तो विपरीत राजयोग नहीं बन पा रहा है। ओवरऑल इस कुंडली में अगर हम दोष देखें तो विष दोष शनि चंद्रमा का बना है, जो इनके भौतिक उत्थान में अवरोध डाल रहा है। एक विष दोष बना, एक दोष भी बन गया और एक राजयोग भी बना हुआ है, तो दोनों मिलाकर के फल बराबर हो जा रहा है। इन्हें विष दोष को कमजोर करना चाहिए ताकि इनके राजयोग का फल बढ़े। अब यहाँ पे अगर हम अन्य रत्न भी देखें तो मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, मंगल का स्टोन भी ये मूंगा पहनेंगे तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। मोती के साथ, चंद्रमा के मोती के साथ में मंगल का मूंगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन इनको देना चाहिए। शनि के लिए जप करा दें, चंद्रमा के लिए जप करा दें और दोनों का हवन करा दें। और साथ ही साथ महीने में एक बार शनि के लिए दान भी करते रहना चाहिए इनको, तो भविष्य में इनको काफी अच्छा फील हो जाएगा। नवमांश कुंडली में देखेंगे तो यहाँ भी शनि चंद्रमा एक साथ हैं। अब आगे की वर्ग कुंडलियां जब हम देखेंगे तो पता चलेगा। मुझे लगता है शनि चंद्रमा ज्यादातर वर्ग कुंडलियों में एक साथ हैं, यानी कि किसी भी कुंडली को देखते समय जब लगन कुंडली में कोई योग बना हो, दो ग्रह एक साथ हों और उनसे कोई योग बन रहा हो, जैसे यहाँ शनि चंद्रमा से विष दोष बना है, ऐसे अगर कोई राजयोग बना हो कि दो ग्रहों के एक साथ होने से, यह देखना चाहिए कि क्या वे बार बार कुंडलियों में रिपीट हो रहे हैं अन्य कुंडलियों में। अगर कोई दोष बार बार रिपीट हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि वही दोष इनके जीवन को रोक रहा है। और अगर कोई अच्छा योग बन रहा है तो ये समझना चाहिए कि वही अच्छा योग इनको भविष्य में ऊंचाई पर ले जा सकता है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी इनकी तुला राशि है, तुला राशि पे शनि की 7.5 वगैरह नहीं चल रही है। तुला राशि से
देखेंगे अगर इनकी राशि से, तो गुरु अभी छठे भाव में गोचर कर रहा है। 22 अप्रैल को गुरु का गोचर अच्छा हो जाएगा। 22 अप्रैल से गुरु चंद्रमा से सप्तम में होगा और लगन से दसम भाव में आएगा। तो 22 अप्रैल से इनके कामकाज में वृद्धि बनेगी, क्योंकि यहाँ से गुरु धन भाव को भी देखेगा और धन तभी बढ़ता है जब कामकाज बढ़ता है। चौथे भाव को भी देखेगा तो सुख भी बढ़ाएगा। और राहु की प्लेसमेंट भी अभी यहीं पर है, तो राहु भी हट जाएगा इनका, अक्टूबर बाद हट जाएगा। जब राहु छठे भाव में चंद्रमा से आ जाएगा, तो गुरु अकेला जब यहाँ रहेगा, तो अक्टूबर बाद और ज्यादा बेहतर परिणाम इनको मिलने लगेंगे। शनि का गोचर ठीक ठाक है। शनि अभी जो है इनकी राशि से पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहा है, लेकिन लगन से अष्टम भाव में आ रहा है। तो इनको थोड़ा सा शनि सुधारने का भी प्रयास करेगा। सेहत वगैरह में कुछ व्यायाम वगैरह करना, परहेज करना, ये सब सिखाने का इनको ये प्रयास करेगा। ओवरऑल यहाँ पे गोचर ये व्यवस्था ठीक नजर आ रही है। गोचर से कोई समस्या नहीं नजर आ रही है। अब दूसरी कुंडली पर चलते हैं, और ये कुंडली होती है इनकी सुदर्शन चक्र, जिसको भी थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ और स्पष्ट दिखे। सुदर्शन चक्र से देखेंगे कि क्या कोई महापुरुष आदि बनने का योग इस कुंडली से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। सुदर्शन चक्र में हम लग्न से चंद्रमा से देखते हैं कि क्या कोई दसम भाव में ग्रह पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इस कुंडली में लग्न से दसम भाव में कोई ग्रह नहीं पड़ रहा है। चंद्रमा से चंद्र कुंडली से दसम भाव में कोई ग्रह नहीं पड़ रहा है। और सूर्य कुंडली से दसम भाव में गुरु पड़ा हुआ है, यानी तीन कुंडलियों में से एक कुंडली में ग्रह है। तो अगर ये तीनों भाव खाली होते हैं, तो इस बात की संभावना अधिक रहती है कि व्यक्ति जीवन में अक्रियाशील हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पर किसी भाव में ग्रह है, तो व्यक्ति जीवन में कर्मशील रहता है। गुरु इनको कर्मशील बना के रखेगा और गुरु इनको काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जीवन में इनसे काम हमेशा लेता रहेगा। अब अगर यहाँ पर तीनों में ग्रह होते और अच्छी स्थिति में होते, तो महापुरुष योग बनता। ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा मान सम्मान समाज में कमाता, काफी अच्छा काम करता। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगली कुंडली पर चलते हैं। अगली कुंडली में खोडस वर्गों की अब हम धीरे धीरे व्याख्या करेंगे। और खोडस वर्ग में मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य कुंडली है, चंद्र कुंडली है और होरा कुंडली है। तो सूर्य कुंडली से हम मान सम्मान का विचार करते हैं। अब यहाँ पे लगन में देखिए सूर्य के साथ में बुध बैठा हुआ है, और यहाँ का स्वामी शनि है जो कि उच्च राशि में चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है। मान सम्मान वाले भाव पे राहु की दृष्टि है, और सूर्य जो है राहु के नक्षत्र में है। यही स्थिति लगन कुंडली में भी बनी हुई है कि इस कुंडली में सूर्य देखिए अष्टम भाव में शनि की राशि में है, और राहु की नौवीं दृष्टि भी पहुंच रही है। सूर्य राहु के नक्षत्र में और राहु की दृष्टि में होकर के इस द्वितीय भाव धन भाव को पीड़ित कर दिया है। तो राहु का भी विशेष योगदान है सूर्य को पीड़ित करने में। राहु का भी इनको उपाय करना चाहिए। राहु के लिए शनिवार को काले उड़द, काले तिल, काले वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। तो इससे जो है इनका मान सम्मान राहु के नक्षत्र और राहु की दृष्टि के नाते थोड़ा सा ग्रहण लगा रहेगा, मान सम्मान पीड़ित होता रहेगा। होरा कुंडली देखते हैं, तो होरा कुंडली में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो होरा है, ये सिंह लगन की होरा है। 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है होरा कुंडली में। यहाँ पर अगर 5 नंबर की गिनती होरा के लग्न में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर जाते रहना चाहिए। देवी देवताओं की उपासना से व्यक्ति का धन बढ़ता है। अब होरा कुंडली में भी आप देख लीजिए शनि चंद्रमा एक साथ है, यानी विष दोष यहाँ भी बना हुआ है। चंद्र कुंडली में भी विष दोष हमें मिला है और लगन कुंडली में भी मिला हुआ है। और यहाँ पर सूर्य कुंडली में तो है ही, क्योंकि लगन में है तो सूर्य में रहेगा ही। ज्यादातर कुंडलियों में इनका यह दोष रिपीट होगा, तो इसी बात पर ज्यादा फोकस डालना रहेगा कि यही इनके जीवन के वृद्धि को रोक रहा है। ये जो एक राजयोग बना है गुरु और मंगल के स्थान परिवर्तन का और शुक्र के उच्च के फल को मिलने का, ये रोक रहा है। क्योंकि शुक्र स्वामी है चतुर्थ भाव का ही, और चतुर्थ भाव को शनि ने बाधित किया हुआ है। तो तभी इस भाव का फल शुक्र उच्च होने के नाते दे पाएगा जब शनि देने देगा।
तो यहाँ पे इनको मंदिर जाते रहना चाहिए, होरा कुंडली के अनुसार देवताओं को भोग प्रसाद लगाते रहना चाहिए ताकि इनका जीवन और भविष्य और ज़्यादा बेहतर हो सके। अभी आ जाते हैं अन्य कुंडलियों पर और यहाँ से भी देख लेते हैं क्या प्रॉमिस नज़र आ रहा है इस कुंडली में। इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ और स्पष्ट दिखे। सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं देशकाल कुंडली ही ले लेते हैं। देशकाल कुंडली में आप यहाँ देखेंगे, देशकाल कुंडली वृश्चिक लगन की बन रही है, 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है और लगन का स्वामी नीच का होकर के मंगल बैठा हुआ है। किसी भी वर्ग कुंडली में लगन में नीच का ग्रह हो या शत्रु राशि का ग्रह हो तो खराब स्थिति है, और उस भाव का स्वामी अगर नीच का हो या शत्रु राशि में है तो खराब योग है। तो यहाँ पे लग्नेश पीड़ित हुआ है और लगन पे देखिए शनि की दृष्टि जा रही है, जो कि शत्रु और राशि यहाँ पर शनि की है, इसलिए शनि यहाँ पर दृष्टि डाल के इस भाव के फल को भी बिगाड़ रहा है। पूरी क्षमता के साथ ये मेहनत नहीं कर पाएंगे या मेहनत करने के अवसर नहीं मिलेंगे या मेहनत के पूरे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। और इस कुंडली में भी शनि चंद्रमा की युति बनी हुई है, वो भी चौथे ही भाव में बनी हुई है, तो शनि चंद्रमा का योग इनको यहाँ भी पीड़ित कर रहा है। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी लगा हुआ है, तो इसलिए पैतृक रूप से कोई बहुत विशेष कुछ बना बनाया इनको मिला नहीं होगा। चतुर्थांश कुंडली का लगन देखेंगे, चतुर्थांश कुंडली के लगन में भी देखिए शनि और चंद्रमा की युति यहाँ भी बनी है। कोई भी ग्रह अगर लगन कुंडली से खराब है, जैसे शनि खराब है, मारक है, तो वह अन्य सभी कुंडलियों में भी इनके लिए सेम प्रभाव ही रखेगा। तो शनि चंद्रमा यहाँ पर लगन में भी बने हुए हैं, जो समय समय पे आलस्य पैदा करेंगे। और यहाँ पर चंद्रमा तो लग्नेश ही है, लग्न कुंडली का पीड़ित हो रहा है। भाग्य भाव में देखेंगे, चतुर्थांश से हम भाग्य का विचार करते हैं, तो चतुर्थांश के लगन में दोष बन गया, विष दोष, दोष नहीं बनना चाहिए लगन में। और भाग्य भाव देखिए तो यहाँ पे शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली नहीं जान पड़ते हैं, भाग्य बहुत अधिक आपका नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। पंचमांश कुंडली अगर आप देखेंगे तो पंचमांश कुंडली से हम व्यक्ति के सामाजिक ज्ञान, अनुभव, बुद्धि, विचार का आ, आकलन करते हैं। पंचमांश कुंडली का जो लगन है, यहाँ पर तो कोई ग्रह शुभ नहीं है, ना नीच का है शत्रु राशि का, लेकिन लग्नेश छठे भाव में चला गया है। तो हमेशा ऐसा व्यक्ति उलझा सा रहता, अपने काम काज में, अपनी दिनचर्या में, रोजी रोजगार के विषय में ही उलझा सा रहता है। तो यहाँ पे सूर्य लग्नेश जो है पीड़ित है, एक तो छठे भाव में है, ऊपर से शत्रु तो राशि में है, तो इस स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। शनि और गुरु की स्थिति काफी महत्वपूर्ण होती है पंचमांश में। शनि जो है शत्रु राशि में होकर के बैठा है, राहु और केतु के साथ है, यह योग अच्छा नहीं है। और हालांकि गुरु उच्च का हुआ है, तो गुरु इनको परिवार के प्रति समझ, परिवार को जोड़ के लेके चलने की जो है क्षमता विकसित करेगा, लेकिन समाज के मामले में बहुत ज्यादा जो है तर्क शक्ति या बहुत ज्यादा सामाजिक हो जाना, ऐसा कुछ नहीं जान पड़ता है। षष्ठांश कुंडली से हम जो है रिपु, शत्रु और विरोधियों को देखते हैं, तो लगन देखिए बिगड़ा हुआ है, लगन में ही नीच का ग्रह बैठा हुआ है। और प्रतिस्पर्धा देखते हैं, विशेष रूप से कंपटीशन, जब व्यक्ति का कंपटीशन ऊंचे और बड़े लोगों से होगा तो यानी इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति स्वयं ऊंचाई पर है, तभी ऊंचे लोगों से कंपटीशन हो रहा है। तो लगन बिगड़ा हुआ है, जो कि इंडिकेशन है कि यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बड़े लोगों से नहीं होने देगा। और लगन का स्वामी शनि भी छठे भाव में है, और यहाँ पर भी देखिए विष दोष रिपीट हो रहा है, यानी काफी कुंडलियों में शनि चंद्रमा की युति, यानी इनका जो लग्नेश है, लग्न कुंडली का लग्नेश ज्यादातर वर्ग कुंडलियों में शनि से पीड़ित है। और जब भी लग्नेश शनि के साथ आएगा, शनि वैराग्य का ग्रह है, भोगवादी नहीं होने देता, भौतिक उन्नति का जो रिजल्ट लेना है लगन को, उसको शनि रोक दे रहा है। तो यहाँ पर भी भौतिक उन्नति रोकने का योग बनता है, और यहाँ पर लगन भी पीड़ित है। हालांकि शनि यहाँ है तो शत्रु तो नहीं बनने देगा, सामान्य लोगों से ही कंपटीशन रहेगा, बहुत ऊंचे स्तर का कंपटीशन नहीं जा पाएगा। चंद्रमा वैसे भी छठे भाव में पीड़ित होता है, शनि के साथ है तो और भी पीड़ित हो गया है। सप्तमांश कुंडली देखते हैं, तो इसमें सप्तमांश कुंडली में
सप्तमांश कुंडली से बच्चों का विचार होता है, जो कि आपके सम्मुख है। सप्तमांश कुंडली के लगन को देखिए, लगन में कोई नीच राशि का ग्रह या शत्रु राशि का ग्रह नहीं है, लेकिन लगन का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है छठे भाव, अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है। शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में आकर के बैठ गया। और यहाँ पे अगर हम पंचम भाव का भी स्वामी देख लेते हैं, तो पंचम भाव का स्वामी बुध है, जो कि दसम भाव में जा रहा है। इस सप्तमांश कुंडली में बने हुए राजयोग हैं कुछ, जिनका लाभ इनके संतान को मिलेगा। जैसे ये जो तीन ग्रह केंद्र में बैठे हैं, गुरु सूर्य की राशि में, मंगल स्व राशि में, बुध दसम भाव में बैठा हुआ है, ये इनके संतान के अच्छे कार्य क्षेत्र की तरफ इशारा करता है। लेकिन अब यहाँ पर संतान के माध्यम से इनको सुख मिले, इसमें लग्नेश जो है अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। ये इशारा करता है कि संतान इनकी योग्य अच्छी तरक्की करेगी, लेकिन इनको जो है संतान के माध्यम से जो है नाम और प्रसिद्धि, इनका नाम हो, इस बात की संभावनाएं कम है। अष्टमांश कुंडली में लगन को देख लीजिए, लगन में कोई नीच राशि का ग्रह या शत्रु राशि का ग्रह नहीं है। अष्टमांश का स्वामी चतुर्थ भाव में गुरु की राशि में बैठा है, यह संयोग अच्छा होता है। और अष्टमांश कुंडली के अष्टम भाव में गुरु बैठा हो या गुरु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो आयु अच्छी देता है, आयु का विचार अच्छा आ रहा है यहाँ से। हालांकि राहु केतु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेशन देते हैं कि छोटी छोटी बीमारियां भी चलती रह सकती हैं, पेट की समस्या, गैस की समस्या, कुछ ऐसे छोटे मोटे कुछ एलर्जी वगैरह इनको बनते रह सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पर स्वस्थ है, ये ठीक है, सूर्य उच्च का है, यानी जीवन में सम्मान पूर्वक मृत्यु इनको मिलेगी, कोई अपयश का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली कुंडली पर चलते हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दसमांश कुंडली की, जो कि आज के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण होती है आज के समय में। दसमांश कुंडली आपके सम्मुख है। नौमांश पे हमने चर्चा कर ली है, दसमांश देख लेते हैं इनका। दसमांश में सबसे पहले लगन को देखिए, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, ना शत्रु राशि का ग्रह है, लेकिन लगन का स्वामी बुध है, जो कि छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है। तो लग्नेश का 6, 8, 12 में जाना उचित नहीं मान सकते हैं। यही जो लग्नेश है, यही दशमेश भी है, बुध इनके लगन का भी स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, दोनों भावों का स्वामी होकर के बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। यानी दसमांश कुंडली में हम विशेषता सबसे पहले लग्न और दसम को ही देखेंगे, दोनों का स्वामी ही बुध है, शत्रु के साथ में बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा हुआ है, तो ये पीड़ित हुआ है। तो ये काम में समस्याएं, स्ट्रगल, अवरोध, काम चलना, फिर कभी कभी काम बंद हो जाना, रुक जाना, ठप होना, फिर चलना, ऐसी स्थितियों को दर्शाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है 12वें भाव में। सूर्य के साथ राहु 12वें भाव में है, यानी कि इनका जो भी कामकाज बिजनेस होगा उसमें इन्वेस्टमेंट, पैसे का लगाना, बहुत बड़ा पैसा लगाने का इनको अवसर नहीं मिल पाएगा, पैसे नहीं, बहुत अधिक पैसे इन्वेस्ट कर पाए ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, यानी सीमित इन्वेस्टमेंट और संसाधनों में काम करना पड़ेगा। यहीं पर शनि स्वाग्रही होकर के बैठा हुआ है। दसमांश कुंडली में अगर पंचम भाव अच्छा हो, तो यानी संकेत देता है कि संतान से जो है, जब इनकी संतान उस लायक होगी, योग्य होगी, उम्र समय आएगा, तो वो इनको इनके काम में कंफर्ट देगी, या संतान कुछ ऐसा करेगी जिससे इनको जो है काम काज में रिलीफ मिल जाए, ऐसा योग बन जाता है। शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो कि भाग्य भाव का भी स्वामी है और धन भाव का भी स्वामी है। तो दसमांश कुंडली में धन और भाग्य का स्वामी दोनों अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है। धन भाव को ऐसा शुक्र देख रहा है, धन निकलवाएगा, लेकिन अगर ये अष्टम में ना होता तो धन की खूब बरकत करता, यानी अपने काम से ये खूब पैसा निकाल पाते और बचा भी पाते। लेकिन अब शुक्र चूंकि यहाँ पीड़ित है, तो उतना अच्छा नहीं है। चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हुआ है, अपनी ही राशि का है, तो जहाँ ये काम करेंगे वहां पर कुछ साधन बना ले जाएंगे, जैसे कि जहाँ काम करेंगे वहां पर शरीर को कष्ट ना हो, चीजें व्यवस्था बन जाए, इसकी ये गुरु इस बात का प्रॉमिस दे रहा, जुगाड़ करेगा। गुरु की दृष्टि दसम भाव पर जा रही है, ये गुरु दसमांश कुंडली में अच्छा है,
तो गुरु ही है दशमांश कुंडली से, लगन भी तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन दशमांश कुंडली में गुरु की दशम पे दृष्टि बता रही है कि काम इनका बंद नहीं होगा। थोड़े समय के लिए अवरोध आ सकते हैं कुछ अन्य कुंडलियों से जो दिखा था, लेकिन काम निरंतर कर ले जाएंगे, गुरु इनको निरंतर काम देता रहेगा। अगली कुंडली पर चलते हैं। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं। एकादशांश हालांकि जो है षोडश वर्ग में नहीं आता है। यहाँ पर षोडश वर्ग यानी 16 जो प्रकार की कुंडलियां होती हैं उसमें एकादशांश को नहीं शामिल किया जाता है। एकादशांश से हम देख लेते हैं लाभ और इच्छाओं की पूर्ति को देखते हैं। तो इस पे चर्चा करते हैं। लगन में कोई नीच का या शत्रु राशि का ग्रह नहीं बैठा है। लग्नेश ठीक स्थिति में सूर्य बैठा हुआ है, पंचम भाव में है, तो सूर्य की स्थिति ठीक नजर आ रही है। जीवन में इच्छाओं की पूर्ति का संकेत मिलता है। साथ ही साथ इसे भी देखिए कि एकादश भाव में बैठा हुआ है बुध, तो बुध भी इच्छाओं की पूर्ति कराता रहेगा, यानी जो चीज चाहेंगे थोड़े समय बाद प्रयास करने के बाद वो चीजें इनको मिलती रहेंगी, मिल जाएंगी चीजें। एकादशांश कुंडली कुछ बिगड़ी हुई नहीं है। द्वादशांश कुंडली से पैतृक सुख को देखते हैं, तो लगन में लगन का स्वामी शनि है, स्वागृही होके बैठा है, यानी लगन तो इनका अच्छा हो गया है। लगन अच्छा है लेकिन सूर्य पीड़ित है। सूर्य जो है अष्टम भाव में है और नीचाभिलाषी है। नीचाभिलाषी मतलब नीच राशि के जो है सूर्य की तुला है, और उसके पीछे वाली राशि में कोई ग्रह बैठता है तो नीचाभिलाषी बोला जाता है। और सूर्य के साथ में राहु ने ग्रहण भी लगाया हुआ है, तो ये दिखाता है कि पैतृक पक्ष से बहुत मजबूत ये नहीं रहे हैं। और पिता को भी तनाव, चिंता, या पिता का भी कामकाज कुछ ऐसे ही रुक रुक के चला होगा, और पिता से कुछ बहुत बना बनाया इनको जीवन में नहीं मिला हुआ है। षोडशांश कुंडली को देख लेते हैं। षोडशांश कुंडली से हम देखते हैं वाहन का सुख। लगन को देख लीजिए, लगन में कोई नीच या शत्रु राशि का ग्रह तो नहीं है, लेकिन लग्नेश अष्टम भाव में गया हुआ है और बैठा हुआ है नीच ग्रह के साथ में। ये जो नीच ग्रह शुक्र है ये भाग्य का स्वामी होकर के नीच का है, यानी वाहन के सुख के मामले में लकी नहीं है, ये भाग्य इनका बहुत साथ वाहन के सुख के मामले में नहीं देता है। और वैसे भी जब शनि और शुक्र की युति होती है तो यह भौतिक रूप से व्यक्ति को उन्नति रोकती है, क्योंकि शनि जो है वैराग्य है और शुक्र जो है भोग है। तो यहाँ पे शुक्र नीच राशि में है तो शनि का बल हावी हो गया है, तो बहुत उच्च कोटि का वाहन मिल जाए इस बात की संभावनाएं कम है। ये जो शुक्र अष्टम में नीच का होके बैठा हुआ है ये चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, तो चतुर्थ भाव का भी स्वामी होकर के नीच का है, तो बहुत उच्च कोटि के वाहन के सुख की उम्मीद नहीं है। विषांश कुंडली से उपासना आदि का ज्ञान होता है। लगन में कोई नीच का ग्रह या शत्रु राशि का ग्रह नहीं है। लग्नेश द्वादश भाव में गुरु की राशि में बैठा हुआ है। ऐसा जातक धार्मिक मामलों में उदार होता है, धर्म कर्म करने के साथ साथ मृत्यु और मृत्यु के बाद की गति को भी सुधारना चाहता है। यानी ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि गति अच्छी हो, धर्म कर्म करें, लोगों के प्रति ऐसे लोग दयावान होते हैं, कभी बहुत क्रूरता या उग्रता किसी के प्रति नहीं दिखाते हैं, भले ही उनका कुछ नुकसान हो जाए। ऊपर से नवम भाव में भी अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, धर्म भाव में भी सूर्य सात्विक ग्रह गुरु मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो यह भी इनको धार्मिक बना रहा। भगवान शिव, हनुमान, गणेश आदि की उपासना इनकी कुंडली से बनती है। इन देवताओं की उपासना इनको करते रहना चाहिए, भगवान शिव की भक्ति में समय इनको निकालना चाहिए। अगली कुंडली में हम देख लेते हैं। अगली कुंडली ए, का वर्णन करते हैं, तो इसके पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि चीजें साफ और स्पष्ट दिखें। यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं चतुर्विशांश कुंडली। चतुर्विशांश कुंडली, चतुर्विशांश कुंडली से विद्या का विचार होता है। लगन में ही सूर्य नीच राशि का बैठा है। लगन खराब हो जाने के कारण संकेत मिल गया कि विद्या बहुत अच्छी नहीं रही है, ज्यादा पढ़े लिखे ना हो इस बात की भी संभावना है। शनि भी नीच राशि में आकर के बैठा है, शत्रु मंगल के ही साथ में है, तो यहाँ भी खराब हुआ। विद्या भाव में राहु और केतु की युति है, और लगन भी नीच का हो गया, लगन में नीच का ग्रह है, और पंचम भाव का स्वामी शनि भी नीच का है। पढ़ाई आदि के कोई बहुत अधिक संयोग नहीं है। हालांकि शुक्र, बुध और गुरु की युति व्यक्ति में हुनर पैदा करती है, व्यक्ति कोई ना कोई स्किल
या हुनर सीखता है पढ़ाई के अलावा। सप्त दिशांश कुंडली में बलाबल ग्रहों का देखा जाता है तो गुरु का बल ठीक है और मंगल का भी बल ठीक आ रहा है। जो कुंडली में राजयोग ग्रह बना रहे हैं उनके बल को यहाँ से देखना चाहिए। तो यहाँ पे मंगल गुरु राजयोग बना रहा है तो ये दोनों बल दिखाई दे रहा है। मंगल गुरु को ये पकड़ के चलेंगे तो काफी अच्छा इनको लाभ मिल जाएगा। तो सांस कुंडली से अरिष्ट का विचार होता है। लगन में गुरु स्वाग्रही है, शुक्रोच्च का है, लगन में ही दो शुभ ग्रह बैठे हैं। कोई विशेष अरिष्ट का योग इनकी कुंडली से नहीं बन रहा है कि कोई भारी चोट चपेट एक्सीडेंट बीमारी दुर्घटना हो, ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है। त्रिशांश कुंडली में भी देखिए शनि चंद्रमा की युति बनी हुई है। शनि चंद्रमा की युति मन को खराब करेगी, यानी एक बार पुनः लग्न कुंडली से लग्न का स्वामी चंद्रमा पीड़ित है। शनि जब चंद्रमा ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा लग्नेश भी हो तो शनि जो है लग्न को अच्छे फल रिसीव करने से रोकता है। अन्य सारी कुंडलियों का प्रयोग जो है करते हैं हम जुड़वा बच्चों आदि के केस में। अब आ जाते हैं इनके अष्टक वर्ग पर। इस अष्टक वर्ग को जूम कर लेते हैं ताकि साफ और स्पष्ट दिखे। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर अष्टक वर्ग का टेबल आपके सम्मुख है। इस अष्टक वर्ग के टेबल में अष्टक वर्ग सारणी आप लोगों को साफ दिख रही होगी। अष्टक वर्ग सारणी में हम ग्रहों का गोचर देखते हैं। इधर जो है ऊपर सभी राशियां लिखी हुई हैं और इधर ग्रह लिखे हुए हैं। अगर किसी ग्रह को किसी राशि में 0 से 3 पॉइंट के बीच मिलता है तो उस राशि पर ग्रह का गोचर शुभ नहीं होता। 0 पॉइंट मिलेगा सबसे खराब, 1 अंक मिलेगा तो उससे थोड़ा कम लेकिन खराब ही, 2 मिलेगा तो उससे थोड़ा कम लेकिन खराब, 3 मिलेगा तो खराब लेकिन उससे थोड़ा कम, 4 पॉइंट जहां मिलते हैं उस राशि पर ग्रह का गोचर एवरेज फल देता है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। और जब 5 मिलता है तो गुड हो जाता है, 6 मिलेगा तो बेटर, 7 मिलेगा तो बेस्ट, 8 मिलेगा तो मनोअनुकूल, संपूर्ण रूप से अच्छा फल देता है। तो जब भी शनि का गोचर मेष राशि पर होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि मेष राशि पे गोचर करता हुआ कितने पॉइंट पा रहा है, 2। यानी जब भी शनि का गोचर मेष राशि पर होगा तो अच्छा फल नहीं देगा शनि। वृषभ राशि पर शनि का गोचर अच्छा नहीं जाएगा। मिथुन राशि पर शनि का गोचर अच्छा नहीं रहेगा। एक्चुअली जब हमारी कुंडली में जो भी ग्रह योग होते हैं उनका फल हमें गोचर से मिलता है। जब ज्यादातर राशियों में ग्रहों का गोचर अच्छा मिलता है तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली ठीक ठाक होती है। समय समय पर गोचर के माध्यम से व्यक्ति को धन वगैरह मिलता रहता है। शनि का गोचर कर्क राशि में भी देखिए ठीक नहीं है, 3 ही है। सिंह राशि में शनि का गोचर इनको अच्छा फल देगा, कर्क राशि में औसत फल देगा, तुला राशि में भी शनि का गोचर इनको खराब देगा, वृश्चिक में खराब देगा। जब शनि धनु राशि पर गोचर करेगा, 6 पॉइंट मिले हुए हैं तो इनके काम काज को बढ़ा देगा, थोड़ा धन लाभ बढ़ाएगा। मकर में शनि का गोचर नहीं अच्छा रहेगा। अभी शनि कुंभ राशि पे चल रहा है, 4 पॉइंट है तो औसत फल देगा। मीन राशि पर भी शनि का गोचर इनको औसत फल देगा। इसी प्रकार से गुरु का गोचर मेष राशि पर, जब गुरु 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि पे जाएगा तो यहाँ पे 5 पॉइंट है, अच्छा फल की उम्मीद कर सकते हैं। वृषभ राशि पर, मिथुन राशि पर शनि का बृहस्पति का गोचर इनको औसत फल देगा, कर्क पे खराब देगा, सिंह पे अच्छा देगा, कन्या पे औसत, तुला पे औसत। और जब भी गुरु का गोचर कन्या राशि पे रहेगा तो फिर इनको अच्छा देगा, यानी काम काज धन बढ़ाएगा। धनु पे अच्छा देगा, मकर पे औसत देगा और कुंभ मीन पर इनको अच्छा फल दे सकता है बृहस्पति। इसी प्रकार से अन्य ग्रह जो यहाँ लिखे हैं, अन्य राशियां लिखी गई हैं, उसको ये कैलकुलेट करके जान सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 नंबर मिला हुआ है, किस ग्रह को मिला हुआ है, चंद्रमा को। चंद्रमा को 1 नंबर मिला है किस राशि में, तुला राशि में। जिस दिन चंद्रमा मेष जिस दिन चंद्रमा तुला राशि पे रहेगा वह दिन इनके लिए कुछ ज्यादा ही खराब रहेगा, अच्छा फल नहीं जनरेट कर पाएगा। सबसे अच्छा किसका गोचर इनकी कुंडली में आता है, यहाँ से टोटल पॉइंट देख लें तो बृहस्पति को सबसे अधिक पॉइंट 56 मिले हैं। ओवरऑल बृहस्पति का गोचर इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे नंबर पे इस ग्रह का गोचर है 54 है और यह ग्रह बुध है, यानी गोचर में अक्सर बुध और गुरु इनकी मदद करते रहेंगे, इस बात का संकेत दिखाई पड़ता है। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली भी खोल लेते हैं और यहाँ से भी इनके लिए
देख लेते हैं धन आदि भावों की क्या स्थितियां बन रही हैं। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि साफ और अच्छा दिखे। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली आप लोगों के सम्मुख है इनकी। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में ये बताता है कि किस ग्रह का गोचर कहाँ कैसा रहने वाला है। लगन में 29 पॉइंट्स हैं, एवरेज पॉइंट जो होते हैं वो 28 होते हैं। तो लगन में इनके औसत से एक बिंदु अधिक है, 29 बिंदु है। तो थोड़ा सा आशावादी रहेंगे, निराश नहीं होंगे। शरीर से इनकी जो है औसत से थोड़ी सी ज्यादा स्वस्थ और सुखी रहेगी। धन भाव में 32 पॉइंट्स हैं, लेकिन धन भाव का स्वामी लगन कुंडली में पीड़ित है। तो अगर लगन कुंडली से कोई भाव मजबूत है और तब अधिक पॉइंट मिलते हैं तो इसका लाभ मिल जाता है। 32 बिंदु है, इसका मतलब यह है कि जब किसी ग्रह का गोचर सिंह राशि में यानी इनकी लगन कुंडली से द्वितीय भाव में होगा तो वह ग्रह इनको उस समय में धन दे देगा। तीसरे भाव में 27 पॉइंट है जो औसत से एक कम है, यानी थोड़ा ये औसत से कम मेहनत कर पाते हैं। तीसरा भाव सहयोगियों का होता है, सहयोग पाना समाज से, परिवार से, मित्रों से। तो समाज, परिवार और मित्रों से थोड़ा औसत से थोड़ा सा कम सहयोग पा रहे हैं। जीवन में सुख साधन एवरेज रहेगा। संतान भाव में 26 पॉइंट है, तो ये बताता है संतान से बहुत अधिक सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। छठे भाव में बहुत ज्यादा आ गया है इनके। लगन से कम रहता है अगर छठे भाव में तो जीवन उतना ही कंफर्ट चलता है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लगन में 29 है, यहाँ जो है 40 है, तो मेहनत भी बहुत ज्यादा रहेगा। पति भाव में 29 पॉइंट्स हैं, पत्नी में 26 है, तो पति पत्नी में पति हावी रहेगा। और यहाँ पर अष्टम भाव में 21 पॉइंट है, ये अच्छा है। यहाँ पर अधिक पॉइंट हो जाना जीवन में, जब भी किसी ग्रह का गोचर अष्टम में होता है तो उस हिसाब से खर्चे बढ़ना, दुर्घटनाएं होना, बीमारी होने को दर्शाता है। पॉइंट कम है, इसलिए अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का गोचर इनको कोई ज्यादा विशेष शारीरिक कष्ट नहीं देगा। भाग्य भाव में 23 पॉइंट्स हैं, भाग्य यानी औसत से कम साथ देगा। कर्म भाव में 31 पॉइंट्स हैं जो कि 28 से अधिक है, यानी ये मेहनत जो है भाग्य से अधिक करेंगे। भाग्य कम साथ देगा, मेहनत कर्म अधिक करवाएगा। लाभ भाव में 26 पॉइंट्स हैं और व्यय भाव में 28 है। व्यय में कम होना चाहिए, लाभ में अधिक होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को जीवन में आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना होता है। एक दूसरा भी सूत्र है कि धन भाव और लाभ भाव के पॉइंट्स को जोड़ लीजिए। अगर हम इस 32 पॉइंट्स को और इस 26 पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 8। हमने जोड़ लिया, 6 और 2 8 हो गया, और 3 और 2 क्या हो गया, 5। धन और लाभ भाव का टोटल 58 है। और व्यय का जोड़ लेते हैं, व्यय में 28 है और छठे में 40 है, तो 4 2 6 68 हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में धन और लाभ भाव के पॉइंट्स अधिक हों, 12वें और छठे भाव के पॉइंट्स कम हों, इसकी अपेक्षा कम हो, तो व्यक्ति का जीवन आर्थिक मामलों में होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 12वें भाव और छठे भाव का योग अधिक आ रहा है, धन और लाभ का योग कम आ रहा है, तो इनके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम रहे, आर्थिक स्वतंत्रता, जिस हिसाब से चाहे पैसे खर्च कर सके, इस बात की भी संभावनाएं थोड़ी कम नजर आ रही हैं। अगली कुंडली पर चलते हैं और इनकी दशाओं को भी देखने का प्रयास करते हैं। दशाओं को देख लेते हैं। इनकी कुंडली में दशा मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इस समय कौन सी दशा चल रही है ये भी देख लेते हैं, फिर उस हिसाब से इनको अभी जो कुंडली के कुछ बुरे योग बने हैं वो समझ में आ जाएगा कि किस कारण से इनको और किस समय में इनको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। दशा वाला पेज आप देख रहे होंगे, वर्तमान में 2009 से ही और 2028 तक ये शनि की महादशा में रहेंगे। कर्क लगन की कुंडली थी, शनि चतुर्थ भाव में चंद्रमा को पीड़ित किए हुए है। कुंडली के सारे अच्छे और बुरे योगों का परिणाम किसे मिलता है, लग्न को, लग्नेश को, लग्नेश के साथ ही शनि। तो जब तक शनि की महादशा है तब तक बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे ये। तो इसलिए शनि का उपाय इनको अभी करंट में करने की जरूरत है और इनका उपाय किया भी जाएगा। शनि के लिए दान और जब, चंद्रमा का जप।
अभी इनकी जो शनि में अंतर्दशा चल रही है, राहु की चल रही है। राहु चूंकि इनका 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो कुछ यात्राएं इस बीच में ये करते रहेंगे। अक्टूबर 2022 से अगस्त 2025 के बीच में ये ट्रेवलिंग करते रहेंगे, एक से दूसरे स्टेट में आना जाना लगा रहेगा। जब शनि में गुरु आएगा अगस्त 2025 के बाद, तो इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। फिर इसके बाद इनकी शुरू होगी बुध की दशा। बुध कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, द्वादश भाव का स्वामी भी है, धन भाव को देख भी रहा है। तो बुध की दशा में व्यापार और धन की स्थिति सामान्य रहने वाली है। यानी कि शनि की दशा से तो बुध की दशा अच्छी ही रहेगी, शनि की दशा से ज्यादा अच्छा लाभ ये कमा लेंगे, और शनि का उपाय करने पर इनको और अधिक लाभ की प्राप्तियां हो जाएंगी। एक बार पुनः इनकी लग्न कुंडली को आपको दिखाते हैं, और एक बार पुनः उपाय आदि को हम रिपीट करने का प्रयास करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि और अधिक साफ दिखे। लग्न कुंडली ये इनकी सम्मुख थी, काफी कुछ यहाँ पे बन गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि साफ चीजें दिखें। इरेजर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और लग्न कुंडली को साफ करके आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे लगन के लिए मैंने बताया चंद्रमा को मजबूत करने की जरूरत है, तो चंद्रमा के लिए इनको पहन लेना है मोती, और मंगल के लिए इनको पहन लेना है मूंगा। ये दोनों स्टोन पहनने से इनके राजयोग जो ये बने हुए हैं कुंडली में, गुरु के नाते और मंगल के नाते इसकी वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव का शनि कंटक दोष में है, तो शनि महाराज की चालीसा वगैरह का भी पाठ करें। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाएं, ये भी इनके लिए अच्छा रहने वाला है। और इस कुंडली में अगर आप देखते हैं, तो गुरु से 12वें भाव में चंद्रमा भी बैठा हुआ है। यह थोड़ी सी खराब स्थिति होती है जब भी चंद्रमा गुरु से 12वें भाव में जाता है। गुरु चंद्रमा का डिग्री कली योग भी नहीं है, चंद्रमा 13 डिग्री का है, गुरु 16। तो अगर गुरु 13 डिग्री के अंदर होता तो कुछ गज केसरी का भी इनको प्रभाव मिल जाता। मूल रूप से इनकी कुंडली में दो चीजें नजर आई हैं एनालिसिस में। एक तो शनि चंद्रमा का योग, अगर ये सही करें, उपाय शांति करें, तो इनके जीवन में तरक्की होगी। दूसरा, जो इनका चंद्रमा है, एक तो शनि के साथ है, ऊपर से राहु के नक्षत्र में है, और सूर्य जो है राहु के नक्षत्र में भी है, राहु की दृष्टि में भी है। तो राहु के लिए भी इनको महीने में एक बार 2 से 4 किलो काला उड़द या काला तिल हमेशा दान करते रहें, तो भी इनका सूर्य चंद्रमा स्वस्थ होगा। सूर्य धन भाव का स्वामी भी है, तो इस प्रकार से ये अच्छा और सुखी जीवन का आनंद उठा सकते हैं।